प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के जो एमसीक्यू हैं उनको हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद में आखिरी में इस पूरे पंचायती राज को एक ही पेज में थ्योरी से पढ़ेंगे, जैसा कि हम पिछले कुछ टॉपिकों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इससे पिछले वाला जो टॉपिक था वो आपके उच्च न्यायालय या उससे पहले वाला था, तो वो सारे के सारे हम पहले एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे और आखिरी के अंदर थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज। और पंचायती राज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग, यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा राज्य के जो छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है आपके प्रद्युमन सिंह। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद में क्या पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि जिलेवार वितरण का मिलान करें। यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ये जो ग्राम पंचायत दे रखी है, इनके अंदर ये जो राज्य का छठा वित्त आयोग है, इसके तहत विकास के लिए कितने प्रतिशत धनराशि दी गई है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो एक तो हमारे लिए क्वेश्चन ये निकल के आया कि वर्तमान राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युमन सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा जिला जो परिषद है उसको जो अनुदान राशि है वो कितनी है, 5%, याद रखिएगा। पंचायत जो समिति है उसको विकास के लिए कितनी राशि, 20%, जबकि ग्राम पंचायत के लिए जो है वो है आपके 75%, याद रखिएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो सर्वाधिक जो अनुदान राशि है वो है ग्राम पंचायत के लिए 75%, इसके बाद में है पंचायत समिति के लिए 20%, और उसके बाद में है जिला परिषद के लिए 5%। मतलब जो सामने है वो सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काफी सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब ये देखिए सीईटी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन आया। क्या है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गण पूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। यानी कि राजस्थान के अंदर जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना है तो किसी बैठक के अंदर कितनी गण पूर्ति होनी चाहिए, तो बस ये याद रखना है 1/3। कितनी होनी चाहिए, याद रखिएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यदि कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष है और उसके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो जो बैठक होगी उसके अंदर जो गण पूर्ति होगी वो आपके कितनी होनी चाहिए, याद रखिएगा 1/3। कितनी होनी चाहिए, 1/3। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। मतलब पंचायती राज के किस स्तर पर। अब आप इतना तो जानते हैं कि पंचायती राज के 3 स्तर हैं भाई, पंचायती राज त्रिस्तरीय तो है ना। तो ये जो पंचायती राज त्रिस्तरीय है, जैसे आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो जिला परिषद है, त्रिस्तरीय तो है। इसमें से एक स्तर पर एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। वो किस स्तर पर है, तो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर है या फिर जिला परिषद है। ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर क्वेश्चन आया है आपके सामने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ग्राम पंचायत पर। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर महिला विकास कार्यक्रम के तहत एक साथीन का चयन किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं से संबंधित है, जैसे राष्ट्रीय योजना, इससे महिलाओं को लाभान्वित किया जाए। इसलिए ये एक मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगी। कहां पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई पंचायत यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। यदि कोई ऐसी पंचायत राज संस्था है जो अपनी अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग कर दी जाती है तो जो वापस निर्वाचन होगा वो कितने माह के अंदर अंदर होगा? तो याद रखिएगा, विघटन से 6 माह के अंदर अंदर। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल ज्यादा है, देखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 243 जो आर कह रहा है वो कह रहा है कि नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है। 243 जो आर है उसके अंदर नगर पालिकाओं की संरचना का क्या है? उल्लेख है, ये बात ठीक है। 243 जेड जो सी है उसके अंदर जिला योजना समिति का गठन है। आप कहेंगे सर जिला योजना का जो गठन है समिति का वो है 243 जेड डी में, तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी। फिर भी 243 जो एस है, याद रखिएगा, वार्ड समिति का गठन है, जबकि 243 जो जेड ई है महानगर योजना समिति का क्या है? गठन। अब देखिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो धीरे धीरे आगामी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। देखिए ईओ और आरओ के पेपर का मामला बिल्कुल अलग है, ठीक है, उस पेपर को मद्देनजर रखते हुए आगे जीके नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो तो बहुत इजी सा था। लेकिन यहाँ पर देखिए सीईटी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो जो आपकी तैयारी है वो बड़ी गहरी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। लीजिए, ये एक बार फिर सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आया, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। पैसा जो अधिनियम है दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। आप कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, ये भी ठीक है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजाति समुदाय की परंपरा व रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। बात तो ये भी सही है, मतलब जो गलत है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो गलत है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ सही है, क्योंकि पैसा जो अधिनियम है वो अनुसूची 5 में तो है, लेकिन 5 के कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में लागू है, ना कि 9 राज्यों में। बस यहां पर गलत किया इन्होंने। कितने राज्यों में लागू है? ये 10 राज्यों में लागू है। तो ऑप्शन नंबर है ए, वो आपके क्या है? असत्य, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित वे पदेन सदस्य कितने होते हैं? देखिए यहां पर पूछा जा रहा है आपको जिला आयोजन समिति। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये जिला आयोजन समिति है, ये आपके आर्टिकल किस में है? ये है आपके अनुच्छेद 243 जेड डी में, जिसके अंदर जिला आयोजन समिति के गठन से संबंधित है। अब देखिए जिला आयोजन समिति है, इसके अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं? तो जो इसके अंदर कुल सदस्य हैं वो है आपके, याद रखिएगा, 25। कुल सदस्य इसके अंदर कितने हैं? याद रखिएगा 25। 25 में से आपको याद रखना है कि 20 तो होते हैं निर्वाचित, ठीक है, 20 तो होते हैं निर्वाचित। 3 जो है वो है पदेन सदस्य, और 2 जो है वो होते हैं आपके मनोनीत। तो टोटल कितने सदस्य हैं? 25। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि निर्वाचित और पदेन, तो 20 + 3, यही तो है
20 और 3, ऑप्शन नंबर बी। वरना ये जो जिला आयोजन समिति है इसके अंदर टोटल 25 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर केवल निर्वाचित कितने 20 और पदेन सदस्य कितने 3, यही पूछे गए हैं 20 और 3। और यदि वो पूछ लेता निर्वाचित पदन सदस्य वे मनोनीत, तो फिर 2 और हो जाता, मनोनीत कितने 2, क्योंकि टोटल कितने हैं 25, ठीक है। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर निकाय का नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो नगर निकाय से संबंधित नहीं है? नगर निकाय आप जान गए होंगे, आपके नगर पालिका, नगर निकाय 3 प्रकार के होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो इनमें नहीं आता है। देखिए, जन स्वास्थ्य और सफाई तो नगर निकाय करेंगे, अग्निशमन नगर निकाय के अंडर में ही है, गरीबी निवारण भी है, लेकिन ये जो आबकारी नियमन है ये नगर निकाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? राजस्थान के अंदर जो वार्ड पंच है, जो उप सरपंच है, वो किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देते हैं? सरपंच को, खंड विकास अधिकारी को, प्रधान या पंचायत समिति को, ग्राम विकास अधिकारी को? तो वो देंगे आपके किसको? याद रखिएगा, खंड विकास अधिकारी को। किसको देंगे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, खंड विकास अधिकारी को, ठीक है, खंड विकास अधिकारी को। क्लियर? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ये नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सन जब भी पढ़े तो जहां नहीं है या है उस पर गोला कर दें, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं रहे, ठीक है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? देखिएगा, जनजाति जो कल्याण है ये प्रत्येक ग्राम सभा का कार्य होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य भी इनका कार्य होता है, जल योजना भी इनका कार्य है, ये जो जनगणना है ना ये तो केंद्र सरकार का कार्य है, ठीक है। 2 चीजें होती है, देखिए 2 प्रश्न है आपके सामने, ईमानदारी से आपको आंसर देना है। मुझे आपसे उम्मीद पूरी आशा है कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। देखिए, एक तो क्वेश्चन है कि जनसंख्या की सूची का विषय है। एक दूसरे के देख के आंसर नहीं देने हैं, ईमानदारी से देने हैं। एक तो क्वेश्चन है जनसंख्या किस सूची का विषय है, एक है आपके सामने क्वेश्चन जनगणना किस सूची में शामिल है। यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर 1 है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब ये तो प्रश्न नंबर 1 है, तो आपको इस प्रकार से कमेंट करना है प्रश्न नंबर 1 का कौन सा राइट है और प्रश्न नंबर 2 का कौन सा राइट है। सेम ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा। प्रश्न नंबर 1 लिखना है, फिर बताना है जनसंख्या की सूची का विषय है और जनगणना की सूची में शामिल है। ईमानदारी से बताना है सभी को। प्रश्न आपके सामने 2 है,
बताइए। हाँ। बताना, ईमानदारी से बताना, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए शाबाश। ठीक है। आप में से लगभग तो सही हैं, कुछ थोड़े थोड़े कंफ्यूज हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं इस शब्द को समझिए। डापा चौगुगा ना, देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये जो जनगणना है, जनगणना का कार्य कौन करता है? आप कहेंगे सर, जनगणना का जो कार्य है वो केंद्र सरकार द्वारा है। हमारे राज्य सरकार के हाथों में थोड़ी है ये केंद्र सरकार द्वारा है। मतलब ये जो सूची का विषय है वो है संघ सूची, दूसरे के अंदर ए है। लेकिन यहां पर जनसंख्या, अब जनसंख्या तो सभी की है, केंद्र की भी शामिल है, राज्य की भी शामिल है, अदर भी शामिल है। और ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो वो होती है समवर्ती सूची। तो जनसंख्या तो है समवर्ती सूची का विषय, और जनगणना जो है वो है संघ सूची का विषय, याद रखना। ठीक है। और तीन सूची है संविधान में, संघ सूची का मतलब जो केंद्र का हो, राज्य सूची मतलब जो केवल राज्य पर हो, और समवर्ती सूची जो दोनों में हो। तो जनसंख्या तो दोनों की है, और जनगणना का कार्य केवल केंद्र का है। समझे? चले आगे अब। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? बताइएगा। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1992। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में। लेकिन पूछा जाए ये किस दिन लागू हुआ था, तो फिर याद रखिएगा 24 अप्रैल को। इसीलिए तो 24 अप्रैल को एक दिवस मनाते हैं, कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है। और ये जो 73वें संविधान संशोधन में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में। ठीक है। और कितने विषय शामिल हैं? तो याद रखिएगा 29 विषय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख, क्वेश्चन नंबर है 12। पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अब ये जो पंचायती राज है व्यवस्था, ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि आपके भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर है। और ये जो संविधान संशोधन है ये 73वां है। ये लागू हुआ था आपके 24 अप्रैल 1993 के अंदर, याद रखना। ठीक है। पारित 1992 में हुआ था। यहाँ पर ये जो संवैधानिक दर्जा है ये अनुच्छेद 243 है, याद रखना, 243। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ कुछ विशेष बातें दे रखी है और सामने अनुच्छेद दे रखे हैं, और पूछा गया है आपको कि निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि आपके गलत युग्म है। पंचायत के लिए निर्वाचन 243 के है क्या? आप कहेंगे नहीं। पंचायत की जो अवधि है वो 243 डे के अंदर है। स्थान का आरक्षण है 243 गे में। वित्त आयोग का गठन भी है 243 जे में। मतलब यहां पर जो गलत है वो है ए। अब देखिए इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? ये संबंधित है, याद रखिएगा, पंचायती राज से। और यही संशोधन लागू कब हुआ है? तो याद रखिएगा 24/4/1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल। तो ये जिससे संबंधित है वो है आपके पंचायती राज। यदि वो ऐसा पूछे 74वां किससे संबंधित है, तो फिर वो हो जाएगा आपके। चलो ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी हम। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। कूट के आधार पर इसका आंसर देना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन 73 एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 के अंदर जो आया, ये आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। निम्न में से ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो सही हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ। ए नंबर कह रहा है कि जिला आयोजना समिति का गठन करना है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना ही करना है, ये तो ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग को भी नियुक्त करना है, बिल्कुल सही है। मतलब कूट के आधार पर बी और सी सही है, ये याद रखना है। ठीक है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16, क्या कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा देता है वो है आपके 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1992। ठीक है, इसे लागू कब किया गया था, तो फिर याद रखना है 24/4/1993। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। 16वें में राइट हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। निम्नलिखित संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मतलब ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो आपके पंचायत के बारे में है? तो शुरुआत से ही है 243 से लेकर 243 ओ, ये जो है ये आपके पंचायती राज ही तो है। 243 से 243 ओ, ठीक है, यानी कि 243 से आप हिंदी के अंदर इस प्रकार से बोल सकते हैं 243 से लेकर 243 नए तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूरा थ्योरेटिकल है, कूट के आधार पर इसका चयन करना है, याद रखिए। पूरा प्रश्न है, पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम देख लेते हैं जो भी है। ठीक है, देखिए क्या क्या कह रहा है। ये पूछा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 73वां जो संविधान संशोधन है के अनुसरण में उपरोक्त कथन कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि पंचायती राज जो अधिनियम है राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है,
ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अगला है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। पढ़िए, एक एक बिंदु को पढ़िए इनमें से। हाँ, बुक, अच्छा हाँ, बुक में शानदार कंटेंट, हाँ ठीक है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं, सही है, ठीक है। सही है, ठीक है। अच्छा, कूट भी दूं क्या? अब देखिए, ऐसा है कि इस प्रश्न में जो कूट दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए, वो इस प्रकार से दे रखे हैं कि एक जो नंबर है उसके अंदर तो दे रखा है ए वे बे, दो जो नंबर है उसके अंदर दे रखा है आपके सी वे डी, ठीक है। 3 नंबर जो है उसमें दे रखा है आपके ए बी और सी, और डी के अंदर जो ऑप्शन है वो है आपके ए वे डी। ये इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, ठीक है, कोड के अनुसार। अब देखिए, पहला क्या कह रहा है कि पंचायती राज जो अधिनियम है वो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ये बात ठीक है, ए तो सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए, दूसरा क्या है, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। जबकि आपको पता हो तो ग्राम सभा में वर्ष में 4 बार बैठकें होती है। कितनी बार? 4 बार बैठकें होती है। मतलब बी तो क्या है, गलत है, ठीक है। बी तो क्या हो गया, गलत। बी गलत हो गया, मतलब ये तो आएगा नहीं, बी इसमें है और बी इसमें है। अब है आपके कि पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। और आप सब जानते हैं कि पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को अब 1/3 आरक्षण अनिवार्य नहीं है, 50% आरक्षण है। तीसरी सी को वापस पढ़िएगा आप। 2009 के अंदर कितना कर दिया है, 50%। मतलब ये भी क्या है, गलत है। डी क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है, वो अनिवार्य है। डी भी क्या है, गलत। अब डी भी गलत है तो ये लो, डी भी गलत है, तो मतलब सारे ऑप्शन ही गलत हो गए फिर। इसीलिए आपको पता होगा इस क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ये क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीट किया गया था, ठीक है। हाँ भाई, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 4 बैठकें होती है, ये 50% आरक्षण है, और इसमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है, ठीक है। चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है, देखिए, पूछा जा रहा है आपको 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया, बताइए। देखिएगा, 73वां तो कब अस्तित्व में आया था, ये कब लागू हुआ था, तो आप सब जानते हैं 24/4/1993। अब ये पूछ रहा है कि 74 कब अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा 74वां जो संविधान संशोधन है ये आया है आपके 1 जून 1993, 1 जून 1993। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या कह रहा है, देखिएगा, पूछा जा रहा है 74वां जो संविधान संशोधन है कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। सही कूट का चयन कीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए बिल्कुल आरक्षण का प्रावधान है इसके अंदर, यही आपके 74 किससे संबंधित है, नगर निकाय से। अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, बिल्कुल है। महिलाओं के लिए भी है, हाँ। पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। मतलब यहां पर जो कूट होगा वो ए बी और सी वाला राइट है, ठीक है, ए बी वे सी वाला राइट है, याद रखना। चलिए, चलें आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 21। ये भी पूरा कूट पर ही क्वेश्चन है, दिख जाएगा, मैं पढ़ दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। बट ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, पढ़ने हैं। देखिए, संविधान की पंचायत राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है, उनका चयन करना है, वो भी कूट के आधार पर। देखिएगा, पहला क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वां जो संविधान संशोधन है वो 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य बना। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। अब देखिए, इसके अंदर जो गलत है वो है आपके, अब ये मध्य प्रदेश नहीं, ये कर्नाटक है। पहली बात तो ये हो गया, तो 3 गलत है, तो देखिए 3 इसमें भी है। 3 नंबर क्या है आपके, गलत है। 3 नंबर है वो पूर्णतः क्या है, गलत है। अब देखिए 3 नंबर इसमें भी है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, इसमें भी है, ये भी गलत है। 3 नंबर इसमें भी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब आप देखेंगे इस पर्सन पर स्टार लगा हुआ है, बोनस मिला था, डिलीट हुआ था, वीडियो मेंस का एग्जाम है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए, तो ये पर्सन डिलीट हुआ था भाई, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 22। रिट 2015 में आया। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। देखिएगा, 11वीं अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, नगर निकाय से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नगर पालिका, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हरताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 243F। अब देखिए, ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ हो, चाहे अभी हमने शुरुआत के अंदर सीईटी के पेपर सोल्व क्वेश्चन देखे हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस प्रकार से है, वो बहुत अंदर से पूछता है। और हम क्या याद कर लेते हैं कि पंचायती राज है 243 से लेकर 243 ओ तक, ऐसे काम चलता नहीं है। अब ये देखिए, इतनी गहराई से पूछा गया। जैसे देखिए, अगला और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अब ये देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो ये था, ये पूछा गया था कि नगर पालिकाओं की जो सदस्यता है उसके निर्धारण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243F। और इस बार अनुच्छेद 243F देकर पूछा कि इसमें क्या है, डी, ऐसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, जिला परिषद के सीईओ को, प्रधान को, या उप सरपंच को। तो सरपंच अपना जो त्याग पत्र है वो किसे सौंपता है, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है। ग्राम सभा में देखिए, जनवरी, मई, अगस्त और अक्टूबर,
तो इन पूरे एक वर्ष में इन 4 माहों के अंदर बैठक होना जरूरी है, वो भी 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। यानी कि एक वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 4। कब कब? तो आपके सामने है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। ठीक है। हाँ हाँ, 1 मई को लेबर डे, मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पता ही है। 26 जनवरी, 15 अगस्त आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 27। पूछा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या संसद? यहां पर क्या पूछ रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर ग्राम पंचायत, क्योंकि द्वितीय स्तर पर आ जाती है आपके पंचायत समिति। ये पीआरपी पब्लिकेशन की है, इसके अंदर सारी चाहे आपके राजस्थान जियोग्राफी, इतिहास, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। अब ये आपके एसआई, हाँ, प्लाटून कमांडर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब एसआई प्लाटून कमांडर को भी हल्के में नहीं लेना है, ये होमगार्ड वाला है ना। हाँ, देखिए, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण, यानी राजस्थान पंचायती राज जो नियम है 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य हो, इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर हो। बस इसी आधार पर विशेष बैठक बुला सकता है कि ग्राम सभा के जो कुल सदस्य है ना, या तो कम से कम उनके 5% या फिर 25 सदस्य हो, और इसमें जो भी अधिक हो वो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाँ, वीडियो में लगी जो पिक है वो इसी बुक की है। ठीक है, उसी के अंदर है ये सारा, और उसके अंदर पूरी डिटेल से सॉल्यूशन है। चलिए अगला देखिए, अगला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में गठन का प्रावधान है। हाँ, आज शाम आपके 4 बजे जो है वो बुक से ही संबंधित एक सेशन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बता देंगे कि किस प्रकार से बुक है और क्या बुक है ये। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हाँ पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है 1994 के अध्याय 2 के में किसका गठन का प्रावधान है? तो वो ग्राम सभा का। किसका है? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ग्राम सभा का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायत जो होती है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? केवल वार्ड पंच होते हैं, केवल गांव के पुरुष सदस्य होते हैं, गांव के सभी निवासी होते हैं, या केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो वही होते हैं जो केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन, जिस जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर है? प्रत्यक्ष चुनाव, तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो व्यवस्था है वो है आपके ग्राम पंचायत। आपको पता हो, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच कहलाता है। सरपंच क्या कहलाता है? सरपंच। और ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है वो वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे आप ग्राम सेवक बोलते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। प्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव होता है वो है आपके कौन सी सभा? तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। पूछा जा रहा है आपको कि ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है। तो ग्राम स्तर पर जो है वो है आपके ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम सभा। पंचायत स्तर पर क्या है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आराम से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। देखिए क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है आपको कि ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। ग्राम सभा की किसी बैठक में कोई संकल्प पारित करना है, उसके लिए आवश्यक संख्या कितनी है, मतलब उस बैठक में कम से कम कितने लोग होने चाहिए ताकि जो भी संकल्प लिया जा रहा है वो पूर्णतः हो। तो ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत हो, ये तो नहीं। ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 हो, ये भी नहीं। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत हो। बस ये याद रखना कि ग्राम सभा की कोई ऐसी बैठक है जिसके अंदर कोई संकल्प पारित करना है तो आवश्यक जो संख्या है वो किसकी होगी। तो याद रखना एक तो बैठक में जो उपस्थित है उनकी, और एक मत देने वाले जो ग्राम सभा के लिए सदस्यों का जो बहुमत है वो जरूरी है। जगह बोर्ड दी हो। ठीक है, बस। चलिए अगला। पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? कोई स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय प्रशासन है, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। याद रखिएगा पंचायती राज जो व्यवस्था है ये पहली बात तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। ऑप्शन नंबर यहां पर याद रखना है आपको, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, तो याद रखना है स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो है आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 35 नंबर। पूछा जा रहा है सरपंच और जो उप सरपंच है की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि ग्राम सभा की बैठक है और उस बैठक में ना तो सरपंच है और ना ही उप सरपंच है, तो फिर उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या उसमें जिलाधीश आएगा? क्या नहीं। पंचायत सचिव आएगा? क्या ये भी नहीं। बीडीओ आएगा? क्या नहीं। ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति, ये उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता। यदि कोई ग्राम सभा की बैठक है और उसमें ना तो सरपंच है और ना ही उप सरपंच अवेलेबल है, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति, ये उसकी क्या कर सकता है? अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए। ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई। गणपूर्ति ये बैठक में कितने लोग मौजूद, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जैसे ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो याद रखिएगा ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है वो कुल सदस्य का, कुल सदस्य का 10वां भाग, कुल सदस्य है उस कुल सदस्य का जो 10वां भाग है वो ग्राम सभा की क्या है? गणपूर्ति है। याद रखना आप। ठीक है,
तो यहां पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। हाँ पूजा, हाँ शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है आपके सामने, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और यहां तक कि वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत पर सरपंच, उप सरपंच और यहां तक कि वार्ड पंच भी अपना जो त्याग पत्र है वो किसे संबोधित करते हैं। जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, पंचायत समिति का प्रधान या फिर जिला कलेक्टर। तो याद रखना है विकास अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं एग्जामिनर ये नाम देखकर पूछे, वो केवल यही पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, और फिर यहां ऑप्शन में आ जाएगा सरपंच, ऑप्शन नंबर बी आएगा उप सरपंच, फिर ऑप्शन नंबर सी आएगा विकास अधिकारी, इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है कि वार्ड पंच सरपंच को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, नहीं, किसको, आपके विकास अधिकारी को, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज का जो उद्घाटन है वो नागौर के जिस गांव में किया गया था वो है बगदरी गांव। बगदरी गांव नागौर, वर्तमान मानासर। तो बगदरी गांव जो नागौर है, यहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किया गया था, और उद्घाटन करने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री आए थे, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959। तो आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ऑप्शन दे देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यहां पर ऑप्शन है आपके सामने 2 अक्टूबर, ईमानदारी से आंसर देना है, जो आ रहा है आपको 24 अप्रैल, सी 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। बताइए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। शाबाश, शाबाश, 24 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। पूछ रहा है आपको कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ये वो सेम ही क्वेश्चन है कि कोई बैठक है और उसके अंदर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही उपस्थित नहीं हैं, तो फिर उस ग्राम सभा की जो बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो उसकी अध्यक्षता वही करेगा जिसे ग्राम सभा द्वारा बहुमत, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है। देखिए राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर, या फिर प्रथम स्तर, या फिर अंतिम स्तर, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि ग्राम मतलब आपके पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं, तो ये त्रिस्तरीय है। कौन सी है ये, याद रखिएगा,
त्रिस्तरीय। ठीक है, सबसे पहले तो है आपके ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। तीन ही तो है। अब ये पूछ रहा है कि मध्यवर्ती कौन सा है, तो ये तो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, ये मध्यवर्ती इकाई है और ये सबसे बड़ी इकाई है। तो मध्यवर्ती पूछ रहा है आपके, ऑप्शन हो जाएगा पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखना है तीनों, ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर इसके बाद में पंचायत समिति, उसके बाद में जिला परिषद याद रखना है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया गया है? देखिएगा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। किस प्रकार की है? त्रिस्तरीय। ये जो त्रिस्तरीय है इसमें देखिए ग्राम स्तर पर क्या है, ठीक है, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर क्या है, फिर देखना है आपको जिला स्तर पर क्या है। तो ग्राम स्तर पर है, याद रखिएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर है पंचायत समिति और जिला स्तर पर है जिला परिषद। याद रखना है आपको, ये जो ग्राम पंचायत है ये निम्न स्तर की है, निम्न स्तर, पंचायत समिति है ये मध्यवर्ती स्तर है, और ये जो जिला परिषद है ये शीर्ष स्तर पर है। ये लीजिए इस प्रकार से। अब आपको इनमें से कोई सा भी पूछे, चाहे निम्न स्तर पूछे, मध्यवर्ती स्तर पूछे, शीर्ष स्तर पूछे, कौन सा है, या फिर वो डायरेक्ट पूछे ब्लॉक स्तर पर क्या है, ग्राम स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर, जैसे यहाँ पूछा है ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर है आपके पंचायत समिति। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे। क्लियर हो गया ना, यहां से कोई सा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42। राजस्थान की 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो अब आपको 31 मार्च 2016 तो याद करना है नहीं, ये क्वेश्चन आया था कॉलेज लेक्चरर में, जबकि देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है, पंचायत समिति, कॉलेज लेक्चरर 2016, और यही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सेकंड ग्रेड का, कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। सेम ही है। अब ऐसा तो है नहीं आपको पुराना उठाकर पूछेगा, आपको करंट से संबंधित वर्तमान के संदर्भ में तो पूछेगा, वर्तमान में तो पूछेगा। तो अब इसकी तो आंसर हम क्या दें, हम तो वर्तमान के अंदर आपको बता देते हैं। बाकी इसका तो राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 295 है, जबकि वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो पंचायत समितियों की संख्या है वो 352 है, 352, 352। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन भी इसी आंकड़े पर आधारित है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की जो संख्या है वो 31 दिसंबर 2018 तक कितनी है, तो आप तो 2021 तक लिख लीजिएगा, 352 है। ठीक है, याद हो गया होगा।
ठीक है, बाकी यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप तो वर्तमान में याद करिएगा 2021 तक कितनी है 352, ठीक है, यही आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान खाली जगह राज्य था। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का प्रथम था, प्रथम ही था। बिल्कुल शाबाश। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 46। पूछा जा रहा है राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या, और वो भी 1 जनवरी 2022 तक कितनी है। क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा इसने कि राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। तो देखिएगा हमारे राजस्थान में जिला परिषद कितने हैं, देखिएगा हमारे राजस्थान में जिले तो फिलहाल 33 हैं, नवीनतम घोषणा हुई है अभी, बने नहीं है, ठीक है। और जिले परिषद कितना है, जिला परिषद, तो जिले परिषद भी है 33, लेकिन जब बात नगर परिषद की आए तो याद रखिएगा 34, कितने हैं याद रखिएगा 34, ठीक है। और नगर निगम की बात आए तो याद रखिएगा 10, ठीक है। नगर पालिका पूछे तो 169। बिल्कुल शाबाश, ये सब 1 जनवरी 2022 तक के अनुसार है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी इज करेक्ट। ये भी आंकड़े याद कर लीजिए, इनमें से कोई सा भी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। ये सब आंकड़े जो है वो आपके 1 जनवरी 2022 के अनुसार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो समिति, ये जो आयोग, ये जो विभाग आ रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। देखिएगा सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये कब की है, तो 1957, ठीक है, 1957 की। अब पूछ रहा है इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता जो समिति है ये आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपको पता होगा हमारे राजस्थान के अंदर देश में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और वो जिस समिति की सिफारिश पर थी यह आपके कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति, इसी समिति की सिफारिश पर है, याद रखना आपको ये भी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फिर ये इसी प्रकार से क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, याद रखिएगा। और पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय का सुझाव इनका ही तो था, इन्होंने तो कहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं पर, ठीक है, याद रखना इन्होंने ही पंचायती राज संस्थाओं पर त्रिस्तरीय बताए थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर पर आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 49। अब इसको आराम से पढ़ के बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर वे संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आया कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें जो मध्यवर्ती स्तर है एवं उसके संबंधित राज्यों को पहचानिए। मध्यवर्ती स्तर का समझे, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती जो स्तर है वो कौन सा है,
तो आप कहेंगे सर निम्न स्तर तो था कौन सा, ग्राम पंचायत, मध्य स्तर है वो है पंचायत समिति। उसी प्रकार कौन से राज्य में मध्यवर्ती जो संस्था है वो है, और निम्न में से कौन सा गलत दे रखा है, ये आपको बताना है, बताइएगा। अब देखते हैं इसका आंसर आप में से कौन बताएगा। बताइए। देखिए समझ में तो आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भाई जैसे हमारे राजस्थान के अंदर निम्न स्तर पर क्या है, तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत, फिर मध्यवर्ती क्या है पंचायत समिति, उच्च स्तर पर क्या है तो आप कहेंगे जिला परिषद। इनमें से देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो मध्यवर्ती संस्था होती है वो क्षेत्र पंचायत कहलाती है, कर्नाटक के अंदर मंडल पंचायत कहलाती है, गुजरात के अंदर तालुका पंचायत कहलाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्यवर्ती संस्था होती है उसको बोलते हैं जनपद पंचायत। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, जनपद पंचायत। ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है पंचायत समिति, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आपके मध्यवर्ती जो संस्था है वो क्या कहलाती है पंचायत समिति। तो मध्य प्रदेश का जो मध्य है वो जनपद पंचायत कहलाता है, ना कि पंचायत समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर जो होगा त्रुटिपूर्ण वो है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व किसका है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें चुनाव करवाने का दायित्व किसका है, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, राजस्थान सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग। सब जानते हैं आप, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज की जो संस्था है ना, जहां पर जैसे आपके ग्राम पंचायत के हो गए, पंचायत समिति के चुनाव हो गए, फिर जिला परिषद के चुनाव हो गए, ये सब के सब कराने वाले कौन है, याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 51। जिला आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। जिला आयोजना समिति का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख या परियोजना निदेशक डीआरडीओ। देखिए जिला आयोजना समिति है ये बनाएगा जिला का प्रमुख, जिला प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला पूछा जा रहा है राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा किसे देगा। जैसे इससे पहले इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, आपको पता हो तो क्वेश्चन था कि सरपंच, उप सरपंच और यहां तक कि वार्ड पंच, ये जो त्याग पत्र है किससे संबोधित करते हैं, तो विकास अधिकारी को। अब यहां पर पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा किसे देगा, तो याद रखिएगा पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा जिला प्रमुख किसे देगा, याद रखिएगा जिला प्रमुख को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जबकि सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच किसे, याद रखिएगा विकास अधिकारी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जिला प्रमुख है, ये अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो संभाग आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को। ये लीजिए, किसे देगा, संभागीय आयुक्त को, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको आप इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, एक डायग्राम है, इसको आप समझिएगा आराम से, तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि कौन किसे त्याग पत्र देता है। ठीक है, देखिए
3 स्तर है, देखिएगा कौन कौन से त्रिस्तरीय हैं। और यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक तो हमें पढ़ना है सदस्य अपने त्याग पत्र किससे देते हैं, एक हमें पढ़ना है अध्यक्ष है वो त्याग पत्र किससे देता है, ठीक है। और एक हमें पढ़ना है आपके सामने बड़े बड़े तौर पर कहूं तो ये देखिए सरपंच, यही लिख लेता हूं डायरेक्ट ही, देखिए सरपंच, ठीक है, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये जो तीनों ही हैं आपके, ठीक है। कौन कौन सा देखो, सरपंच है, उप सरपंच है और यहां तक कि वार्ड पंच है, ये तीनों तीनों जो अपना त्याग पत्र है वो तो देंगे विकास अधिकारी को, याद रखिएगा, ठीक। ये तो किसको देंगे अपना त्याग पत्र, विकास अधिकारी को। अब जो प्रधान है, ये प्रधान, ये जो प्रधान है ये अपना त्याग पत्र, याद रखिएगा, जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख जो है ये त्याग पत्र जिसे देगा वो है संभागीय आयुक्त, ये लो, ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, तो ये इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। बस इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा अभी पूछा गया था, देखो कौन सा, ये रहा, ये था यहाँ, देखिए क्वेश्चन कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है, नो डाउट जिला प्रमुख को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। पूछा जा रहा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। मतलब जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसकी कौन सी धारा के तहत ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया, वीडियो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा वह है आपके सामने 89, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 89। बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखिए, वीडियो, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 54, क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िएगा। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। मतलब जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम था 1994, उनमें कब संशोधन कर स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया, तो याद रखिएगा सन 2000 में, सन 2000 के अंदर, ठीक है, हाँ। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 55, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21, 23, 18 या 25। तो आप कहेंगे शहरी स्थानीय जो स्वशासन है वहां यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर है 56। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अब वो पंचायती राज सदस्य हो, शहरी स्थानीय स्वशासन हो, एज आपकी एक ही है, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है अभी? ऐसी कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था है जो अभी अस्तित्व में नहीं है? बताना है आपको। महानगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका? आप कहेंगे हमारे राजस्थान में वर्तमान में 169 तो नगर पालिकाएं हैं, हमारे राजस्थान में 34 तो नगर परिषद है, 10 है नगर निगम। हमारे राजस्थान के अस्तित्व में जो नहीं है वो महानगर निगम नहीं है। ठीक है, बाकी 3 नगर निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। इसका प्रमुख होता है महापौर, सब जानते हैं। इसका प्रमुख होता है सभापति और इसका प्रमुख होता है चेयरमैन। ठीक है, चुनाव होते ही हैं। चलिए, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 58। पूछा जा रहा है राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? कि राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? तो यहां पर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 1953 में पंचायती अधिनियम। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है, बताइए कौन सी नहीं? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद? अब आप थोड़ा सा यहां देखिएगा, देखिए वैसे भी आपको पता ही है कि हमारे राजस्थान में कौन सी है आपके, तो देखिएगा राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था। अब राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है और ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये आपके दोनों पर ही है। कहाँ कहाँ? या तो आपको पूछे पंचायत राज व्यवस्था, इधर आपको पूछे नगर निकाय व्यवस्था, तो है तो तीनों जगह ही त्रिस्तरीय। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसके अंदर भी आपके 3 स्तर हैं। देखिए एक तो है निम्न स्तर, एक है मध्य और एक है शीर्ष। यानी कि ये तो है ग्राम स्तर पर, ठीक है, मध्यवर्ती है ब्लॉक स्तर पर और शीर्ष है वो है जिला स्तर पर। तो शीर्ष जो जिला स्तर पर है वो तो है जिला परिषद, ठीक है। मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर है वो है आपके पंचायत समिति और निम्न यानी ग्राम स्तर पर है वो है ग्राम पंचायत। यही तो है त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी प्रकार नगर निकाय व्यवस्था भी 3 व्यवस्था में है। भाई ये भी तो 3 व्यवस्था में ही है। देखो इसके अंदर है आपके नगर पालिका निम्न स्तर पर, मध्य स्तर पर है आपके नगर परिषद, उच्च स्तर पर है नगर निगम,
ठीक है। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापौर। नगर परिषद का जो प्रमुख होता है वो सभापति कहलाता है। नगर पालिका का जो होता है वो चेयरमैन कहलाता है। ठीक है। और 1 जनवरी 2022 तक के अनुसार हमारे राजस्थान में टोटल नगर पालिका है 169, नगर परिषद है याद रखिएगा 34, नगर निगम कितने हैं 10, याद रखना है। ठीक है। टोटल नगर निकाय कितने हैं राजस्थान में? तो याद रखिएगा 213। ठीक है। कितने हैं? 213। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है जिला प्रमुख। वो क्या कहलाता है? जिला प्रमुख। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है सरपंच। ठीक है। सरपंच अपना इस्तीफा देता है विकास अधिकारी को। ठीक है। और प्रधान अपना त्यागपत्र देता है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख त्यागपत्र देता है संभागीय आयुक्त को। अब चाहे आपको पंचायती राज व्यवस्था या नगरीय दोनों में ही चुनाव लड़ना हो तो आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखना। बताइए, चीज क्लियर हो गई सारी? सारा कंप्लीट हो गया? किस प्रकार से क्या है, कहाँ त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय में कौन कौन सी कहाँ पर है, नगरों में किस प्रकार त्रिस्तरीय है, यहाँ पंचायती राज के अंदर किस प्रकार से त्रिस्तरीय है। ठीक है। हाँ, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। वर्तमान में आपके लिए पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, सुबह सुबह पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें भाई, आपके भविष्य की बात है। ठीक है। आप भी तो थोड़ा सोचिए कि वर्तमान के अंदर समय जो चल रहा है उसके तहत हम सब मिडिल फैमिली से आने वाले लोगों का जीवन कैसा है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है। सरपंच ये खंड विकास अधिकारी तो है, और कौन सा विकास अधिकारी होता है? वो तो ग्राम विकास अधिकारी होता है, वो नहीं, खंड विकास अधिकारी। ठीक है। तो बस ये सारी चीज कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। हमारे लिए कोई ऐसा ही क्वेश्चन रहा होगा। हाँ, ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन था आपके सामने ये कि राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगर स्वशासन की संस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, नगर पंचायत नाम की कोई संस्था नहीं है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 60। क्या कह रहा है देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस वर्ष, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? मतलब राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो शुभारंभ है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को, जबकि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 51 में हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56, और उसके बाद में कौन सी है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये लीजिए, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? याद रखिएगा दूसरी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 61। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? ये वही बात है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना तो आप सब जानते हैं 1959, और 1959 के समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो थी दूसरी। एक ही बात है। ठीक है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? जो मनरेगा है उसके तहत जो सामाजिक लेखा परीक्षा समिति है उसका चयन कौन करता है? तो वो करता है ग्राम सभा। कौन करता है? याद रखिएगा, ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 63। पूछा जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की शक्तियों, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 243 जी।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जो आपके पंचायतों की शक्तियां और अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 64, क्या कह रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? आपको पता है ना? हाँ, आपको पता है ना, ये किया गया था आरटी पासर, पता है, 10वीं पासर, लेकिन अब तो इसे वापस हटा दिया था 2019 में। लेकिन एक बार ऐसा रोला हुआ था ना कि अब सरपंच का चुनाव वही लड़ेगा जो होगा आरटी पास, पर लोग आरटी मार्कशीट लिया या फिर उठार उठार, ठीक है, घोटाला कर, तो वापस 2019 में हटा दिया कि कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो उजाओ, खड़ा उजाओ। तो ये कौन सी है? बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिला परिषद सीट से चुनाव लड़ने के लिए आपके लिए क्या होनी चाहिए थी? बिल्कुल शाबाश, 10वीं पास, 10वीं पास होनी चाहिए थी, बाकी सरपंच के लिए 8वीं पास। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, और आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हाँ, 2019 में खत्म कर दिया गया। सामाजिक अक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हम